और वो खबर जिससे पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल है। सुरक्षा से जुड़े जानकारों को इस धमाकेदार खबर ने हैरान परेशान किया हुआ है। यह है लेबनान और सीरिया में पेजर से हुए बम धमाके, जिनमें करीब 3000 लोग घायल हुए, कम से कम 11 लोग मारे गए। ये ऐसे हमले रहे जो पहले कभी न कभी देखे गए और ना ही कभी सुने गए थे। ऐसा लगता है कि काल्पनिक दुनिया में हम आ गए हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी ने साई-फाई फिल्म की कहानी है और आज तो बात और ज्यादा आगे बढ़ गई है। अब से कुछ देर पहले लेबनान से खबर आई, दक्षिणी इलाके से लेबनान में, वहां पर लगातार धमाके हुए हैं और ये धमाके वॉकी टॉकी सेट और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किए गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन धमाकों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 3000 लोग घायल हुए हैं। आज फिर निशाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके ही रहे। सीधे तौर पर यह हिजबुल्लाह के सूचना नेटवर्क को तबाह करने की कोशिश तो है ही, उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी डरा देने की कोशिश है। इससे पहले मंगलवार को दोपहर 3:45 बजे अचानक लेबनान की राजधानी बैरूत के बाहरी उपनगर दाहिए और पूर्वी बेका घाटी में एक साथ लोगों के हाथ तो जेबों में रखे पेजरों में धमाके शुरू हो गए थे। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जैसे धमाके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 17 तारीख को पेजर में और 18 तारीख को आज की तारीख में जो धमाके हुए हैं उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। आज तो होटलों में भी जबरदस्त धमाकों की आवाज हमको सुनाई दी है। तो जो हमले हुए उनकी तस्वीर एक बार आपको फिर से बड़ी स्क्रीन पे चल के दिखा देते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है। वो तस्वीर आप मेरे से जो दूर है वो 17 सितंबर की कल की तस्वीर है। वो पेजर के धमाके थे। वो जो पेजर छोटा सा आता था उसके धमाके हुए। पेजर जेब में रखा है, पेजर हाथ में रखा है, अचानक गर्म होता है, सिग्नल आता है, आप उसको देखते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। ये तो कल की खबर होगी। आज मामला आगे बढ़ गया, यानी आपके पास जो डिवाइस है जिसको आप मोबाइल कहते हैं, वॉकी टॉकी जैसा जो होता है, जिससे हम लोग बात करते हैं, जो आपने अक्सर पुलिस के पास देखा होगा अपने शहर में वॉकी टॉकी से बात करते हैं, उस वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं, उस रेडियो सेट पे धमाके हो गए और इसमें 9 लोग मारे गए हैं। ये लेबनान में हुआ है। कल लेबनान सीरिया दोनों जगह हुआ, आज लेबनान में हुआ। लेबनान और सीरिया ये दो वो मुल्क हैं जहाँ पे हिजबुल्लाह के लड़ाकों का गढ़ जिसको कहा जाता है, और इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की लड़ाई आज की तारीख में चल रही है जब से इजराइल वर्सेस हमास हुआ है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आज की हैं, आज 18 तारीख की तस्वीरें हैं और देखिए कैसे ब्लास्ट हुआ है। 9 लोग मारे गए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। कई लोगों की जेब से हमने धुआं निकलता देखा जैसे ही खबरें आई। ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग में धमाका हुआ। इतना तेज ये ब्लास्ट था और बिल्डिंग पूरी हिल गई थी। आप सोच सकते हो उसकी इंटेंसिटी कितनी तेज रही होगी। लोगों के शरीर से खून निकलते देखा गया है, लोगों को भगदड़ बजाते देखा गया है। देखिए इन तस्वीरों में कैसे भगदड़ मची हुई है। और ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो बैटरी होती है या जो चीज़ें होती है उसके फट जाने से हुआ है। कैसे हुआ ये सब कुछ ये कोई नहीं जानता है। कल के धमाकों में 3000 लोग घायल हुए थे, 3000 धमाके हुए थे। आज के धमाकों में 9 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आ चुकी है और कल के धमाकों में 12 लोग मारे गए थे। इन धमाकों से जो दूर बैठकर इजराइल के, जैसा कि कहा जा रहा है, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी इसके पीछे और उसने, मोसाद ने जिसका नाम है, उसने ये धमाके कराए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह इन हमलों में बच गए हैं। तो नसरुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश इन हमलों में की गई थी, जैसे कि आपने इन तस्वीरों में देखा है जो कि आज लेबनान में हुआ है। चलिए वापस चलते हैं, इस खबर के और पहलुओं पर नजर डालते हैं, एक्सपर्ट से ही बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हिजबुल्लाह के जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इन हमलों में बच गए हैं। अभी तक किसी ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, ईरान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इन धमाकों को लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन और हर पैमाने पर एक अपराध करार दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि आम लोगों को निशाना बनाने वाली इस आपराधिक कार्रवाई के लिए इजराइल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। धोखेबाज और अपराधी दुश्मनों को इस पाप के लिए निश्चित ही सजा दी जाएगी। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमला 1, 2 या 3 लोगों पर नहीं बल्कि एक साथ पूरे देश पर किया गया है। इन हमलों ने हिजबुल्लाह ही नहीं पूरे पश्चिमी एशिया को दहला कर रख दिया। दुनिया भर के सुरक्षा जानकारों ने भी इतिहास में ऐसा हमला ना पहले कभी देखा ना सुना है। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल खड़े इस वक्त हो रहे कि आखिरकार इन हमलों को कैसे अंजाम दिया गया। कई जानकारों के मुताबिक बैटरी ओवरहीट हुई, यानी जरूरत से ज्यादा गर्म हुई और फट गई। लेकिन सभी बैटरी एक साथ कैसे गर्म होकर फट सकती हैं?
इसके पीछे तो कहीं ना कोई तकनीक है, किसी का इस्तेमाल किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल था। कुछ जानकारों के मुताबिक कहीं ना कहीं पेजर्स की सप्लाई चेन में सेंध लगी है और बीच में या फिर निर्माण के दौरान, उनके सप्लाई के दौरान किसी ने पेजर के साथ छेड़छाड़ की और पेजर के बैटरी वाले इलाके में कोई विस्फोटक शायद रख दिया। हालांकि इस तरह की छेड़छाड़ सॉफ्टवेयर के साथ तो सुनी थी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कहीं इस बार बैटरी में किसी तरह का विस्फोटक तो नहीं मिला दिया। ये तभी हो सकता है जब पेजर्स या तो निर्माण के दौरान या सप्लाई के दौरान किसी ने हाथ में लिए हों और उनमें छेड़छाड़ कर दी हो। लेबनान के कई सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इन पेजर्स के लेबनान पहुंचने से पहले ही कहीं इनमें विस्फोटक मिला दिए गए थे और उनकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर दी गई थी। कुछ जानकारों का कहना है कि दूर से किसी रिमोट कंट्रोल के जरिए एक साथ सभी में धमाके कराए गए हैं। बीबीसी ने कुछ अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि शुरू में ये योजना थी कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ी तो उससे ठीक पहले ये धमाके कराए जाए, लेकिन हाल के दिनों में इजरायल को लगा कि हिजबुल्लाह को इस योजना की भनक लग चुकी है, उसका काम लीक हो रहा है, इसीलिए इस काम को जल्दी में अंजाम दे दिया गया। हालांकि अभी तक इजरायल के अधिकारियों ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं की है। इजरायल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि इजरायल दुश्मन को निशाना बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का पहले भी इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इस बार जिस पैमाने पर हमला हुआ है वो वाकई में अप्रत्याशित है, और वो भी उन पेजर्स के जरिए जो तेजी से बढ़ती तकनीक की दुनिया में पुराने पड़ चुके हैं। आगे बढ़ने से उस युवा पीढ़ी को जिसने पेजर नहीं देखे उसे बता दें कि पेजर होता क्या है। कई लोगों को याद होगा कि पेजर ऐसा दिखता था। इसे बीपर भी कई जगह पे कहते थे क्योंकि मैसेज आने पर इसमें बीप की आवाज़ आती थी। ये एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर काम करता है और जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे को छोटे मैसेज लिखकर भेज सकते थे। यानी आपके फ़ोन में जैसे टेक्स्ट मैसेज आते हैं वैसे रिटर्न टेक्स्ट मैसेज आते थे। 90 के दशक के अंत में पेजर आया था और कुछ ही सालों में ये चला भी गया, उसको मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन जितने समय ये रहा लोगों की हैसियत का भी गवाह बना रहा। कई कामों के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी खास था, जैसे हम लोग ही अपने वक्त में रिपोर्टिंग के दौरान एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। 90 के आखिर के दिनों में 98, 99 और 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। अस्पतालों में डॉक्टरों को सूचना देने के लिए इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता था। कई और कामों में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन मोबाइल फ़ोन ने बड़ी तेज़ी से, जैसे मोबाइल फ़ोन आया मार्केट में आविष्कार हुआ, उसने बड़ी तेज़ी से पेजर को पीछे छोड़ दिया और मोबाइल को सबने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मोबाइल में आप बात भी कर सकते थे और मैसेज भी भेज सकते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि जब दुनिया मोबाइल फ़ोन के दौर में है और संवाद के लिए एक से एक ऐप जिनमें कई बहुत सुरक्षित माने जाते हैं, तो हिजबुल्लाह मोबाइल का इस्तेमाल न करके पेजर का इस्तेमाल आज की तारीख में क्यों कर रहा था, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? दरअसल हिजबुल्लाह को हमेशा ये आशंका रही कि इजराइल उसके लड़ाकों के मोबाइल फ़ोन को टैप कर सकता है, उससे उनकी लोकेशन पता लग जाती है। इससे बचने के लिए हिजबुल्लाह आपस में संवाद के लिए पेजर के इस्तेमाल को ज़्यादा भरोसेमंद मान रहा था, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने हिजबुल्लाह के एक लड़ाके के हवाले से बताया कि इस बार जो पेजर खरीदे गए वो एक नए ब्रांड के थे जिन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेबनान के एक सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि 5 महीने पहले ही ऐसे 5000 पेजर्स खरीद कर देश लाए गए थे। लेबनान में जिन पेजर्स में धमाका हुआ वो रगेड पेजर AR924 मॉडल के हैं। ताइवान की निर्माता गोल्ड अपोलो से इन्हें खरीदा गया था, लेकिन गोल्ड अपोलो ने धमाकों में अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। इस कंपनी के संस्थापक ने कहा कि उनकी कंपनी ने यूरोपीय देश हंगरी की एक कंपनी BSE कंसल्टिंग KFT के साथ इन पेजर्स को बनाने का करार किया था और इन्हें गोल्ड अपोलो के नाम से बेचा गया। इस बीच गोल्ड अपोलो कंपनी के दफ्तरों में उसके कागजात की जांच हो रही है और स्टाफ से पूछताछ चल रही है कि कहीं यहीं से तो कोई मिली भगत नहीं है। इस बीच इन धमाकों से पश्चिम एशिया में इस वक्त तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। पेजर धमाकों से ठीक पहले मंगलवार को इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने कहा था कि उसने अपने एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी पर हिजबुल्लाह के हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। गाजा पर इजराइल की कार्रवाई से नाराज हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बनाए हुए है और आए दिन रॉकेट और मिसाइलों से उस पर हमले कर रहा है।
जवाब में इजराइल भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। बीते एक साल में इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के 400 लड़ाकों की मौत हो चुकी है और जुलाई में उसके बड़े कमांडर फवाद शुक्र की भी इजरायली हमले में मौत हुई थी। इन हमलों से इजराइल लेबनान सीमा पर बसे शहरों और गांवों से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान का सीधा समर्थन है और इसी समर्थन के दम पर वो इजराइल के खिलाफ लगातार युद्ध छेड़े हुए है। इजराइल हमेशा ये स्पष्ट करता रहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। इसके तहत इजराइल अपने दुश्मनों को लगातार निशाना बनाता रहा है। गनीमत है कि अभी तक एक दूसरे पर इस तरह के हमले सीमित ही रहे, लेकिन इस बात का डर हमेशा बना रहा कि ये किसी भी दिन किसी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। मंगलवार को हुए पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह इस तरह की चेतावनी दे ही चुका है। इस बीच अमेरिका ने भी इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है और कहा कि उसे नहीं पता इन हमलों के पीछे कौन हो सकता है। साथ ही इजराइल और लेबनान के बीच तनाव के कूटनीतिक हल की वकालत भी अमेरिका ने की है। एयर फ्रांस ने मंगलवार को ऐलान कर दिया कि वह सुरक्षा कारणों से पेरिस से बेरूत और तेल अवीव की उड़ानों को गुरुवार तक रोक रहा है। इसी मसले पर हमारे साथ टेक एक्सपर्ट कार्तिक बोमाकांति साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर फेलो हैं ओआरएफ में। सबसे पहले तो कार्तिक जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप खुद एक टेक एक्सपर्ट है। लेबनान में और सीरिया में जो धमाके हुए, बताया गया कि ये एक तरह का सिक्योरिटी ब्रीच है, पेजर में हमला होना, वॉकी टॉकी पर हमला होना। ऐसे हमले को किस तरीके से अंजाम किया गया होगा, क्या कहती है आपकी समझ? ये जो नया तैयारे से जो हमला हुआ है वो बहुत भयानक है, मगर ये भी है कि वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और इजराइल की मुसाद ही कर सकती थी। और जो आतंकवादी संगठन को हमला हुआ वो हिजबुल्लाह था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तो बहुत तनाव है, उनकी बीच में बंदूक और आर्टिलरी शेलिंग बहुत हो रही है, एयर स्ट्राइक्स भी हो रही है इजराइल की तरफ से। ये इजराइल ने प्लान किया बहुत महीनों से पहले ये हमला को प्लान करने के लिए। क्या हुआ कि उनकी मध्य स्तर के हिजबुल्लाह के मध्य स्तर के जो आतंकवाद है, उनके नेतृत्व बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इस घटना से। जो उच्च स्तर के लोग हैं उन पर उतना गंभीर चोट नहीं लगी उनको, और कोई भी ना मारे नहीं गए। और जो कट्टर आतंकवादियां हैं हिजबुल्लाह के, उनको भी ज्यादा नहीं चोट लगा है, मगर जो मध्य स्तर के हैं बहुत सारे हजारों को तो गंभीर चोट मिली है। 15-20 लोग अभी तक तो मर चुके हैं, शायद उससे थोड़ा कम मगर वो कैजुअलिटीज बढ़ने का संभावना भी है। मगर ये जो अटैक है, ये हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन संचार को विघटन करने के लिए आ, ये हमला हुआ है। इजराइल ने प्रीएम्प्ट किया है हिजबुल्लाह को अटैक करने के लिए, और वार्निंग भी दिया है कि अगर आप एस्केलेट करेंगे तो आप पर बहुत नुकसान आएगा, और अभी डी एस्केलेट कर दीजिए। जो गोलीबारी हो रही है लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास, उसको कम कर दीजिए, वरना और नुकसान हो जाएगा। मगर हिजबुल्लाह भी अभी बहुत दबाव में है बदला लेने पर, मगर देखना पड़ेगा क्या होगा। कार्तिक जी, बैटरी जो लगी होती है सेपरेटर्स में, चाहे वो पेजर हो चाहे वो वॉकी टॉकी हो, उसका एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल किया है, अगर ये इसके पीछे मोसाद है या जो भी है। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, मेरा सवाल दरअसल बहुत पब्लिक कंसर्न का है। हम सब ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और बहुत से मोबाइल हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में बनते हैं, हमारे देश में नहीं बने होते हैं। इसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है क्या? क्या कोई दूर बैठकर इसको भी एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल कर कर नुकसान पहुंचा सकता है हम लोगों को? कितना डरना चाहिए हमको इससे? थोड़ी बहुत तो डरना तो जरूर चाहिए, मगर वो पेजर अटैक जो हुआ है, जो इसराइल ने जो इसराइल ने यूज किया अपने हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो क्लोज सर्किट सिस्टम था, और वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस उसमें डाल दिए, जो सप्लाई चेन में इंटरसेप्ट हुआ और जो शिप हुआ है लेबनान को। मगर जब हम जो यूज करते हैं वो तो और भी वल्नरेबल है, क्योंकि
यहाँ तो सर्वेलेंस भी है और लोकेशन डिवाइस को ट्रैक करने की ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हम पर भी बहुत जो सेल फोन यूज करते हैं वो उनको भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मगर जो पेजर डिवाइस है वो तो उस पर तो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस तो ब्लॉक कर दिया गया है और इसीलिए इतनी बड़ी एक्सप्लोजन हुई है, इतने लोग मारे गए हैं। और हिजबुल्लाह को बहुत ही शर्मिंदा बात है कि उन्होंने इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया पहले से ही। मगर शायद उनको कुछ अनुमान था, कुछ सस्पिशन था कि ये होने वाला था, मगर हुआ नहीं। मगर जो सेल फोन यूज करते हैं वो तो पॉसिबिलिटीज है जब बैटरी ओवरहीट हो सकती है और एक्सप्लोड भी हो सकती है। और सेल फोन्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं साइबर द्वारा, और जो इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन होते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं। कार्तिक जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। कुल मिलाकर जो मोबाइल फ़ोन के एआई के ज़रिए आपके लोकेशन ट्रैक करता था, आपकी बातें सुनता था, आपके कैमरे के ज़रिए लोगों को देखता था, जिसमें पिगासिस होने का खतरा था, वो मोबाइल फ़ोन अब बॉम्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है और कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। वो डर अब हम सबके मन में आ गया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कार्तिक साहब।